हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ा एंड ओमेगा टैक्सोनॉमी। ये बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है, जिसमें अल्फ़ा टैक्सोनॉमी का मतलब होता है परंपरागत या क्लासिकल टैक्सोनॉमी। इस प्रकार की जो टैक्सोनॉमी होती है या वर्गीकी होती है, जिसे हम एक प्रकार की ऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादी और जिसे फॉर्मल या औपचारिक टैक्सोनॉमी या अल्फ़ा टैक्सोनॉमी कहते हैं। इस टैक्सोनॉमी का जो मुख्य आधार जो होता है वो एक प्रकार का इसके जो प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले जो फ्लावर के कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी जो आकारिकी होती है वही उस पर ये टैक्सोनॉमी आधारित होती है। इस टैक्सोनॉमी के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसका मुख्य आधार यहाँ पाई जाने वाली जो फ्लावर कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उसी कैरेक्टर्स का उपयोग इसके अंदर किया जाता है। इस टैक्सोनॉमी के अंदर जो है जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था, जैसे लिनियस, डिकेंडोले, डी जस्यू, बेंथम और हुकर। इस जो ऑर्थोडॉक्स या हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं, ये उसके सबके ये जो प्रतिपादक बॉटनियोलॉजिस्ट थे। इस समय इसमें जो है इस टैक्सोनॉमी के अंदर देश, उस समय की परिस्थितियाँ, उस समय का जो टाइम पीरियड है जिसके अंदर बहुत सारी रिसर्च करने के लिए किसी प्रकार के जो टूल्स और टेक्निक्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो उन जो परिस्थितियाँ उस समय मौजूद थी, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस टैक्सोनॉमी के अंदर रिसर्च जो की गई थी, उस रिसर्च के अंदर जिन फ्लावर पार्ट्स को केवल आइडेंटिफिकेशन के द्वारा ही पहचाना जा सकता था, नेकेड आई के द्वारा, तब उनके ऊपर रिसर्च की गई और उसके अंदर जो फ्लावर के ऑर्गेनिज्म फाउंड किए गए, उसके आधार पर इस रिसर्च को इस टैक्सोनॉमी के अंदर शामिल किया गया है। यहाँ हम देखें तो जो उसमें जो साधन उपलब्ध थे, उन साधनों को जो इस टैक्सोनॉमी के अंदर जिनका रिसोर्सेज का यूज़ किया गया था, उसके आधार पर यहाँ पर उन रिसोर्सेज को यहाँ पर 3 फेजेस के अंदर या 3 अवस्थाओं के अंदर बांटा गया है, जो कि इस टैक्सोनॉमी का आधार है। मेन मुख्य आधार वो कौन से हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं वो है अनुसंधान या अन्वेषण, जिसे कि फेज़ ऑफ एक्सप्लोरेशंस और पाइनियर फेज़ भी इसको कहा जाता है। दूसरी फेज़ जो है उसको एकीकरण की स्थिति या टिफेज़ और कॉन्सिलिडेशन अवस्था भी इसको कहा जाता है। थर्ड जो अवस्था होती है उसको एक प्रकार की वर्णनात्मक स्टेज या डिस्क्रिप्टिव फेज़ भी इसको कहा जाता है, जिसके अंदर जो रिसर्च थी उसके कुछ अलग आधार थे। अब यहाँ पर देखें हम, तो पहली जो रिसर्च का जो यहाँ पर अगर हम रिसोर्सेज देखें तो इसके अंदर सबसे पहला तो था कि अनुसंधान या अन्वेषण के अंदर जो हम कलेक्शन मैटर किस तरह से उसको प्राप्त किया जाता। तो यहाँ पर जो प्लांट है उसका कलेक्शन फील्ड के अंदर जाकर पर्टिकुलर एक फील्ड जो है वो रिसर्चर को दे दी जाती थी, और जिसके अंदर जो प्लांट जितनी भी स्पीसीज़ प्लांट की पाई जाती थी, उन प्लांट की स्पीसीज़ का कलेक्शन करना होता था, उसको उनकी पहचान करनी होती थी, यानी आइडेंटिफिकेशन करना होता था। उसके बाद रिसर्चर को वहाँ पर पाई जाने वाली जो वेजिटेशंस थी उसको प्रिजर्वेशन यानी उसका परिरक्षण करना था, और उसके बाद उस वेजिटेशंस का उसको क्लासिफिकेशन करना था। इस प्रकार जो स्टूडेंट्स होते थे या रिसर्चर या स्कॉलर्स जो होते थे, उनको कुछ पर्टिकुलर एरिया उनको अलॉट कर दिया जाता था, जहाँ पर इस अलॉटेड एरिया के अंदर ही उनको जो इतनी भी वेजिटेशंस पाई जाती है उसकी लगभग 100% वेजिटेशंस को उसके अंदर उसको कवर करना होता था, और उस वेजिटेशन की उसको हर्बेरियम शीट्स जो होती हैं वो बनानी होती थी, और उससे रिलेटेड जितनी भी जो प्लांट्स होती हैं उसकी इंफॉर्मेशंस होती हैं, उन इंफॉर्मेशंस को उसके अंदर रिकॉर्ड करना होता था। और इस जो इंफॉर्मेशन होती है प्लांट से रिलेटेड, उस इंफॉर्मेशन को उस रिसर्चर या स्कॉलर को किसी जर्नल या पब्लिक पेपर के अंदर उसको पब्लिश कराना होता था। इस तरह से ये रिसर्च जो है
वो रिसर्चर के द्वारा की जाती थी, जिसे कि हम अनुसंधान या अन्वेषण कहते हैं। इस प्रकार का रिसोर्स क्लासिकल टैक्सोनॉमी के अंदर फर्स्ट रूप से पहले यूज़ किया जाता था। देन हम सेकंड देखें तो एकीकरण की स्थिति, जिसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर जो डाटा का कलेक्शन करने की जो थी मेथड्स, वहाँ देखते हैं कि इसमें ये एक प्रकार की इंटरमीडिएट भी इसको कहा जाता है, मध्यवर्ती स्कीम भी या रिसोर्सेस भी इसको कह सकते हैं, जिसमें जो प्लांट की जो इन्फॉर्मेशंस होती है उसको वेल अरेंज किया जाता है, यानी कि उसको उसके आइडेंटिफिकेशन को, उससे प्राप्त जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका जो क्रमबद्ध यानी वेल अरेंज्ड इन्फॉर्मेशन को सूचीबद्ध किया जाता है, और उसके जो फैक्ट होते हैं उसका एक्सप्लेनेशंस किया जाता है। प्रत्येक जो किसी भी नए कॉन्सेप्ट होता है उसकी व्याख्या उसके अंदर की जाती है। और फील्ड की जो एक्सपीरियंस होते हैं कि फील्ड में हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई और हमने किस तरह से फील्ड में डाटा का कलेक्शन किया, उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस जो होते हैं उसको भी इसके अंदर ऐड किया जाता है। और इसके अलावा जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपनी रिसर्च से रिलेटेड पेपर्स को पब्लिकेशन कराते हैं, और जो प्लांट्स उन्होंने फील्ड में आइडेंटिफाई किए थे उन प्लांट्स को यहाँ पर उनका चित्रण किया जाता है, यानी उनके मोनोग्राफ तैयार किए जाते हैं, और फिर पब्लिकेशन कराकर उनको उनकी पब्लिकेशन कराने के बाद उनके ऊपर वापस री रिसर्च भी उनके ऊपर की जाती है। यानी कि जो डाटा का कलेक्शन हुआ है वो एक्चुअल में उसी फॉर्म के अंदर पुनः प्राप्त होना चाहिए। तो रिसर्च सही हुई या नहीं हुई, इस तरह भी उसको रिवर्स करके रिवाइज करके भी उस रिसर्च को किया जाता था। थर्ड जो हमारे पास रिसोर्च है उसके अंदर हम देखते हैं तो जिसको हम यहाँ पर वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव फेज़ कहते हैं, इस फेज़ के अंदर प्लांट की जो रिसर्च से रिलेटेड पॉइंट्स उसको शामिल किया जाता है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट, पादप का वर्णन, जिसमें प्लांट्स की जो है हैबिटेट वो किस तरह से कैसे आवास में रहता है, उसके स्टेम कैसा है, उसकी लीव्स कैसी है, उसका फ्लावर कैसा है, उसके रिलेटेड उसकी सारा का सारा वर्णन उसके अंदर किया जाता है। दूसरी है प्लांट की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन है, प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है, प्लांट के कैरेक्टर्स कैसे हैं। फिर प्लांट का नॉमेनक्लेचर, पादप का नामकरण करने के लिए यहाँ पर जो है पर्टिकुलर, जैसे प्लांट अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ के अंदर सेम प्लांट प्रेजेंट होता है तो उसको अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। तो प्लांट को एक इंटरनेशनल IUCN पद्धति के द्वारा एक स्टैंडर्ड नाम दिया जाता है। तो जितने भी एरियाज़ के अंदर उस प्लांट से रिलेटेड रिसर्च होती है उसको उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर नामकरण इसके अंदर किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट, बड़ी जो प्लांट की जो पार्ट होते हैं उनका क्लासिफिकेशन में क्या क्या योगदान होता है और किस तरह से उन प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनको क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। तो इस जो थर्ड रिसोर्स के अंदर जिसमें वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव फेज़ है उसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो एक प्रकार की अर्ध तकनीकी भाषा के अंदर इसको लिखा जाता है या उसके अंदर यूज़ किया जाता है, जिसे हम सेमी टेक्निकल लैंग्वेज कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव जो थी थर्ड स्टेज रिसोर्सेज की, उसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन में किया जाता है जैसे कि हमने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया था। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, तो प्लांट की जो हैबिटेट है और प्लांट की जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, यानी कि उनका स्टेम है, लीफ है, उसके प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं और उसके जो ऑर्गन्स है यानी कैलिक्स है, कोरोला है, उसके स्टेमन है, कार्पल्स है और फ्रूट्स, सीड्स और फ्लावर डायग्राम्स से रिलेटेड वर्णन को इसके अंदर शामिल किया जाता है। सेकंड पॉइंट जो था वो है प्लांट की आइडेंटिफिकेशन, जिसके अंदर जो भी अननोन प्लांट होता है उसका जो है उसे हर्बेरियम शीट के फॉर्म में प्रेजेंट्स किया जाता है। और प्लांट की जो फ्लावर पार्ट्स होते हैं उसकी आउटर स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी मैचिंग करना और उससे रिलेटेड कीज़ जो होती है वो तैयार की जाती है, जिससे कि जब भी
कभी नई रिसर्च होती है तो उसके अंदर उस कीज़ का यूज़ किया जा सकता है और उसकी सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी को हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जिससे हम उसका यूज़ क्लासिफिकेशन में कर सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट था उसके अंदर नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट, जिसके अंदर जो है ICBN हमने कहा था, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसके द्वारा अलग अलग एरियाज़ के अंदर पाए जाने वाले प्लांट हैं उनको उनसे रिलेटेड जो रिसर्च होती है उनको एक ही जगह उसी एक के से रिलेटेड रिसर्च के अंदर ही ऐड किया जा सके, इसलिए ICBN के द्वारा एक ही नाम जो होती है वो सर्वसम्मत और सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट तो था पॉइंट जिसके अंदर प्लांट के जो क्लासिफिकेशन था उससे रिलेटेड था, जिसके अंदर प्लांट की जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि आकारिकी जो लक्षण होते हैं उसको ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे प्लांट की जो हर्बेरियम शीट्स होती हैं उसके अंदर उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है और उसमें उसको लेबल्ड किया जाता है कि प्लांट किस स्पीसीज़ का है, किस जाति या किस फैमिली और किस क्लास से इसका रिलेशन है, और उसमें उससे पाई जाने वाली जितनी भी प्लांट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस होती है, सभी जो इन्फॉर्मेशंस होती है उसको वहाँ पर सांकेतिक भाषा के अंदर उसको लिखा जाता है और कीज तैयार की जाती है। जो अगर इस तरह का जो पैटर्न था क्लासिफिकेशन का, तो सबसे पहले माइकल एडनसन ने 1854 में 1854 में माइकल एडनसन के द्वारा इस तरह का क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया गया था। उसके बाद जो अल्फ़ा टैक्सोनॉमी के अंदर नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर जो सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है वो बेंथम और हुकर के द्वारा 1862 और 1883 के अंदर बेंथम और हुकर के द्वारा प्रेजेंट किया था। और ये अल्फ़ा टैक्सोनॉमिक जो है उसके अंदर लगभग 18 से लेकर 19वीं शताब्दी के अंदर जितनी भी प्लांट रिसर्च हुई उससे रिलेटेड रिसर्च को इसके अंदर शामिल किया जाता है। और यहाँ पर जो है प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल या बाह्य आकारी के लक्षणों पर ये टैक्सोनॉमी आधारित होती है। इस प्रकार हम समरी रूप से कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा टैक्सोनॉमी होती है उसके अंदर प्लांट के अंदर जो क्लासिकल या ट्रेडिशनल फॉर्म के अंदर जितने भी टूल्स और टेक्निक्स उसके अंदर अवेलेबल थी वहाँ पर ऐसी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप का और किसी प्रकार की टेक्निक का डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ था। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने खुद के ही जो फ्लावर्स जिनको आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है आउटर स्ट्रक्चर के आधार पर ही ये क्लासिफिकेशन दिया था। तो इस प्रकार इस क्लासिफिकेशन को हम नेचुरल या प्राकृतिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, और जिसमें सबसे बेस्ट जो क्लासिफिकेशन है जो क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है वो आज भी बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को ही फॉलो किया जाता है। अगली जो टैक्सोनॉमी आती है उसको हम मॉडर्न टैक्सोनॉमी या ओमेगा टैक्सोनॉमी कहते हैं, जिसके अंदर जो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहलाता है, जिसमें आधुनिक रूप से जो क्लासिफिकेशन के अंदर टेक्निक्स का जो टूल्स और टेक्निक्स का जो यूज़ क्यों किया गया है क्लासिफिकेशन के अंदर, प्लांट के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी डिससिमिलरिटी है और सिमिलरिटी है, समानताएं और असमानताओं का डिफरेंशिएशन करके, और इसके अलावा प्लांट की जो जितनी भी बॉटनी से रिलेटेड या अलग साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड जितनी भी शाखाएं हैं उनसे रिलेटेड भी जो है जो नॉलेज होता है उसका भी इसके अंदर उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ देखें तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है वो टाइम पीरियड लगभग 1940 के आसपास की जो रिसर्च है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर या ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंदर शामिल की जाती है, जिसके अंदर जो प्लांट की जाति वृत्ति यानी फाइलोजेनेसिस जो होती है उसका स्टडी की जाती है। फाइलोजेनी का यहाँ मतलब या जाति वृत्तता का यहाँ पर मतलब आता है कि प्लांट की प्रीवियस जो प्लांट्स पाए गए हैं जिसे हम प्रिमिटिव प्लांट्स कहते हैं, और जो मॉडर्न जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं उन प्लांट्स के अंदर, मॉडर्न प्लांट्स के अंदर कौन से एडवांस कैरेक्टर्स हैं और कौन से कैरेक्टर्स जो प्रिमिटिव हैं। इसके अलावा जितनी भी प्लांट के अंदर जो जैसे हैं हैप्लो स्टैमन्स है, कार्पल्स है, फ्लावर्स का प्रेजेंटेशन है, जो स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन कौन से चेंजेस आए हैं और उसके अंदर पाई जाने वाले जो केमिकल्स हैं और उनके अंदर जो पोलन ग्रेन से रिलेटेड है
की भी टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी है, साइटोजेनेटिक्स है, इन सब का विकास कैसे हुआ, कैसे इसके अंदर ये एडवांस कैरेक्टर्स शामिल हुए, प्रिमिटिव कैरेक्टर कैसे थे, उन सब की जो डिटेल स्ट्रक्चर्स के लिए टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जाति वृत्तिता का मतलब है कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले इन जो प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स के अंदर कैसी कैसी वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं, और ये प्रिमिटिव और एडवांस कैसे हैं उसका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उद्देश्य है प्लांट की जाति वृत्तिता यानी फाइलोजेनी का अध्ययन करना, और इसमें जो विज्ञान की अलग अलग शाखाएं होती है से प्राप्त ज्ञान के साथ साथ उसका संख्यात्मक वर्गीकरण यानी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसके अलावा रसायन वर्गीकरण यानी कि कैमोटैक्सोनॉमी, इसके अलावा पैलाइनोलॉजी यानी कि परागकण विज्ञान, और इसका भी उसके अंदर उपयोग किया जाता है। और इस क्षेत्र में सबसे पहले स्टीबिंस 1949 ने इसके लिए इम्पोर्टेंट कार्य किया था, और उसने जो साइटोजेनेटिक्स है कि जो कैरेक्टर्स हैं उसको, उन कैरेक्टर्स को विकासात्मक प्रवृत्ति यानी इवोल्यूशनरी टेंडेंसी के अकॉर्डिंग उनको प्रेजेंट किया था, और ये बताया था कि प्रिमिटिव प्लांट्स किस तरह से पाए जाते हैं, और विकास की जो क्लाइमेट कंडीशंस से अपने आप को सरवाइव करने के बाद प्लांट्स आज मॉडर्न फेज़ के अंदर किस तरह के विकास की परिस्थितियों से गुजरा है, और आज उसके अंदर किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी जो रिसोर्सेस हैं उसके 3 फेजेस के अंदर बांटे गए हैं। रिलेटेड विथ ओमेगा टैक्सोनॉमी 3 फेजेस हैं जो कि ओमेगा टैक्सोनॉमी से के विकास से रिलेटेड अवस्थाएं हैं, उनको 3 भागों के अंदर बांटा गया। सबसे पहले देखें तो जो अवस्था है उसकी अवस्था को हम संश्लेषित अवस्था या जिसे सिंथेटिक अवस्था या ज्ञान कोशीय अवस्था या एनसाइक्लोपीडिक फेज़ भी जिसे कहते हैं। और दूसरी जो फेज़ है जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या सूक्ष्मदर्शी अवस्था भी कहा जाता है। तीसरी जो फेज़ है उसके अंदर जो नवीन वर्गीकीय उपागम या न्यू टैक्सोनॉमिक अप्रोचेस है उसको उसके अंदर शामिल किया गया ओमेगा टैक्सोनॉमी में। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संश्लेषित अवस्था या सिंथेटिक फेज़ के अंदर या एनसाइक्लोपीडिक फेज़ के अंदर क्या चीज़ किन सूचनाओं को देते हैं। अल्फा टैक्सोनॉमिक के अंदर जो प्राप्त इन्फॉर्मेशंस होती है, जो मतलब क्लासिकल टैक्सोनॉमी है, जिस क्लासिकल टैक्सोनॉमी में जो नेचुरल क्लासिफिकेशन किया गया था मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर, तो उन सूचनाओं को जो है वो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के साथ यहाँ पर को रिलेटेड किया जाता है, और देखा जाता है कि उनका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। जो स्ट्रक्चर्स हमें प्रीवियस कैरेक्टर्स के रूप में प्रेजेंट थी प्लांट्स के अंदर और अब मॉडर्न रूप में प्रेजेंट्स है, तो इस प्रकार उनका जो चेंजेस है तो उनको दोनों को ऐड करके उसका एनालिसिस किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है, और इस प्रकार का जो विकास है उसके क्रम को देखा जाता है। और यहाँ पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही यहाँ पर विकास डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है कि अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसके अंदर फेज़ के अंदर हम देखें तो यहाँ सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही यहाँ पर जो प्लांट की जो सेल्स होती हैं उससे रिलेटेड जो नए जो आयाम्स कहते हैं हम उसको व्यूज़ जो है वो ऐड होते हैं गए, जिसके अंदर यहाँ TME यानी कि ट्रांसमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, और जिसके द्वारा कि प्लांट के अंदर पाई जाने वाली जो जितने भी सेल्स थे, सेल के ऑर्गेनेल्स थे, उनके अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स की स्टडी हुई, और उसके अंदर जो पाए जाने वाले केमिकल्स कंपोजिशंस था और उनके अंदर किस तरह से केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है उसकी भी स्टडी डिटेल से हो सकी। तो ये सारी जो स्टडी हुई इसका कारण था सूक्ष्मदर्शी की खोज, जो कि अल्फा टैक्सोनॉमी में हमें अवेलेबल नहीं थी। इस तरह का टूल्स और टेक्निक्स हमें अवेलेबल नहीं थी, और जबकि जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है में इस तरह की टेक्निक्स हमें अवेलेबल थी। सेकंड जो है उसके अंदर सैम है एक प्रकार की स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर पाई जाने वाले जो केमिकल्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ पर
क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर किस तरह की दिखाई देती है। क्रोमोसोम्स जो कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली जो क्रोमेटिन नेटवर्क होती है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट्स होते हैं, उसके अंदर वो थिक हो जाती है और वो बाद में क्रोमोसोम्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसका कैरियोटाइप्स कैसे होते हैं, जो क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स होते हैं उसके सब का जो मैपिंग करना हो तो क्रोमोसोमल मैपिंग तैयार आज की जा सकती है। और इसके अलावा जो पॉलन ग्रेन है उनकी स्टडी की जा सकती है। और डिफरेंट टाइप्स की जो स्पीसीज़ होती है प्लांट की, तो उनके अंदर जो पाए जाने वाले पोलन ग्रेन हैं उनकी भी स्टडी की जा सकती है। और इस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट की वेराइटीज़ है उसका डिटर्मिनेशन भी इसके अंदर करने में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके अंदर जो इंटरनल प्लांट की जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम डिटेल से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं और फिर आराम से उसका क्लासिफिकेशन के अंदर उसको डिवाइड करने के अंदर उसका यूज़ कर सकते हैं। थर्ड टाइप की जो हम देखें कि नवीनतम वर्गीय उपागम जिसके न्यू टैक्सोनॉमिक अप्रोचेस है, तो वो किस तरह से डिफाइन होता है। न्यू टैक्सोनॉमिक टेक्निक्स और अप्रोचेस के अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे सामने आता है वो है प्रत्यक्ष या परोक्ष संदर्भ, जिसके अंदर विजुअल और नॉन विजुअल जो डाटाज होते हैं उनका कलेक्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं तो विजुअल और नॉन विजुअल डाटाज का कलेक्शन कहते हैं। तो जैसे डायरेक्ट फील्ड में जाकर अगर हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, सेकंड अगर फील्ड में जाकर डाटा का कलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है तो विशेष प्रकार के स्पेशल अपैरेटस पाए जाते हैं जिसके द्वारा डाटा का कलेक्शन किया जाता है, जैसे माइक्रोस्कोप का यूज़ करना या बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स की प्रेजेंस के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी जो होती है उसका यूज़ करना, और प्लांट की जो आउटर प्लांट के साथ पाई जाने वाली जो एफिनिटीज़ होती है उसके यूज़ के लिए इन टूल्स का और इन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको इन टेक्निक्स को और डाटा कलेक्शन के डायरेक्ट प्रोसीजर को हम यहाँ पर विजुअल और नॉन विजुअल डाटा कलेक्शन के रेफरेंस के अंदर इसको यूज़ करते हैं। सेकंड है वर्गीकी व पादपशारी की, जिसके अंदर जो टैक्सोनॉमी का प्लांट की है उसकी एनाटॉमी से रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन की जाती है। जैसे वर्गीकी के अंदर प्लांट की जो एनाटॉमी होती है उसके अंदर प्लांट की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टडी की जाती है और उसके आधार पर उसके अंदर पाई जाने वाली सिमिलरिटी और उसके अंदर जो वेरिएशंस या स्पेशल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उसके आधार पर प्लांट को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो एग्जाम्पल देखते हैं तो उसके अंदर देखते हैं जैसे बाह्य त्वचा एपिडर्मिस है, तो उसके अंदर जैसे ये ग्रामिनी फैमिलीज़ की जो प्लांट होते हैं उन प्लांट की जो एपिडर्मिस होती हैं उसके अंदर सिलिका का डिपोजिशन पाया जाता है। तो ये एक प्रकार से अगर हम किसी एपिडर्मिस के अंदर सिलिका का डिपोजिशन देखते हैं तो उस सेल को हम अगर आइडेंटिफिकेशन करके उस ग्रामिनी फैमिली के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो डिपोजिशन है वो केवल ग्रामिनी फैमिली की जो एपिडर्मिस होती है उसी के अंदर पाया जाता है। सेकंड हम देखें तो पेपिलेटेड स्ट्रक्चर सेल्स की जो है वो पेपिलामय संरचना है वो इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है। ठीक है, दूसरा है कि देखो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उस कैरेक्टर्स को क्लासिफिकेशन में, तो हम और किस तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं, हमने इसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स का यूज़ किया है। तो सबसे दूसरा कैरेक्टर हम एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर पर्णरंध्रीय लक्षण यानी स्टोमेटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसके अंदर आप देखिए जैसे ग्रामिनी रूबिएसी फैमिली या एक्रेंथेसी जो फैमिलीज़ होती हैं उसके अंदर जो लीफ होती है उसके ऊपर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, तो रंध्र की जो संरचना होती है उसके अंदर गार्ड सेल पाई जाती है यानी द्वार कोशिका पाई जाती है और सब्सिडरी सेल्स यानी सहायक कोशिका पाई जाती हैं। तो ऐसे जो कुल्स होते हैं जिसके अंदर ये सब प्रेजेंट्स होते हैं, स्ट्रोमेटा के अंदर गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट्स होते हैं, तो इन फैमिलीज़ को हम फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ के लिए ये एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इनका हम जनरल कैरेक्टर्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं या इन प्लांट की आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है जैसे लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर है, पीटियोल की इंटरनल स्ट्रक्चर है और वुडी स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम उनके स्ट्रक्चर्स, उनके अंदर पाए जाने वाले जो वेरिएशन होते हैं, डिपोजिशंस, उनके अंदर पाई जाने वाली जो सेल्स होती है उनके आधार पर हम
स्पेशल कैरेक्टर्स से उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं पर्टिकुलर। नेक्स्ट जो हम अगर यूज़ करते हैं ओमेगा टैक्सोनॉमी के अंदर, तो है वो पराग संरचना और परागणु विज्ञान, यानी पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को जिस के अंदर संरचना के अंदर अध्ययन किया जाता है उसे पैलोनोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, जिसमें जितने भी प्लांट के जो पोलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं, उनकी संरचना के अगर संरचना का अध्ययन किया जाता है तब भी हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलती है। जैसे उनकी साइज़, उनका शेप, उनके अंदर थिकनिंग, उनका एक्सप्लेनेशंस, उनका डिस्पर्जल्स भी उसके अंदर हेल्प करता है हमें क्लासिफिकेशन में। सेम एग्जांपल हम देखते हैं तो एग्जांपल है जैसे सैलिक्स। तो सैलिक्स के पोलन ग्रेन की जो वॉल पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है, उसके ऊपर 3 प्रकार लंबी जो होती है लॉन्गिट्यूडनल फ्यूरोज यानी खांचे पाई जाती है। ये एक प्रकार से उसका स्पेशल कैरेक्टर हो तो जिसको अदर प्लांट की जो पोलन ग्रेन पाई जाती है उससे उसको डिफरेंट करता है। इसी प्रकार हम आगे देखें तो जो प्लांट की जो टैक्सोनॉमी और वर्गीकी और पूर्ण विज्ञान से रिलेटेड उसका संबंध है। जैसे प्लांट के टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उन आधार पर भी फैमिलीज़ का जो है आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल है एग्जांपल है जैसे शूडो एम्ब्रियोसेक कूट भ्रूणकोश। कूट भ्रूणकोश जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे शूडोस्टेमोनेसी फैमिलीज़ के अंदर, शूडोस्टोमेनेसी फैमिलीज़ के अंदर शूडो एम्ब्रियोसेक प्रेजेंट्स होता है। ये इसके प्रकार पहचान का स्पेशल कैरेक्टर्स है। इसी तरह दूसरा है ओनेग्रेसी, ये स्पेशल टाइप का ओनथीरा टाइप के एम्ब्रियोसेक इसके अंदर, ओनथीरा प्रकार के एम्ब्रियोसेक इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। तो ये फैमिलीज़ की क्लासिफिकेशन के अंदर इस कैरेक्टर्स का यूज़ किया जा सकता है। लास्ट जो है वो ओमेगा टैक्सोनॉमी में हम देखें तो प्लांट की जो टैक्सोनॉमी की स्टडी में तो साइटोलॉजी है, फाइटोकेमिस्ट्री है और न्यूमेरिकल एनिमेट्री है, टैक्सोनॉमी है, इनका भी यूज़ है वो प्लांट के अंदर प्लांट की क्लासिफिकेशन और उसके अंदर पाए जाने वाले जो केमिकल्स है वो वेरिएशंस है। जैसे कई प्लांट्स हैं तो अलग अलग तरीके की जो स्मेल आती है उनके अंदर पाई जाती है। जैसे सरसों है उसके अंदर प्रिगेंट तरीके की स्मेल आती है तो उसके अंदर कौन सा कंटेंट या एल्केलाइड्स उसके अंदर प्रेजेंट्स होता है। तो यहाँ पर जो अगर हम यहाँ पर अगर फाइटोकेमिस्ट्री का यूज़ कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिक का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ पोलन ग्रेन किसके अंदर कितने प्रेजेंट्स हैं और नंबर ऑफ स्टेमन्स की संख्या कितनी होती है। तो इसके आधार पर भी यहाँ पर आगे क्लासिफिकेशन के अंदर हमें पहचानने में मदद मिलती है। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हमने अल्फ़ा और ओमेगा 2 प्रकार की यानी कि मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों तरह की जो क्लासिफिकेशन का जो टाइप है वो पढ़े हैं।